force on a charge moving in an external magnetic field. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उस चार्ज पर कितना फोर्स होगा ये हमने डिस्कस करना है। तो यहीं से शुरू करते हैं कि जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर फोर्स क्यों लगता है। आपको एक लाइन बताई थी, A magnetic field can be affected by another magnetic field only. एक मैग्नेटिक फील्ड को दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ही क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा एक बात और आपको लिखवाई थी, अ मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब एक चार्ज मूव करता है तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। तो हुआ यहाँ पर यही था कि जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने लगा तो उसने अपना मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर दिया। उस चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड, जब उस चार्ज को आपने किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया तो ये आपस में इंटरेक्ट करने लगे। इंटरेक्ट का मतलब समझ रहे हो ना, इन्होंने आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाया, वही इस पूरी फोर्स का कारण है। वो जो इंटरेक्शन बना दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वही एक फोर्स क्रिएट करता है। वन लाइन आंसर, a moving charge produces the magnetic field. Is it okay? अब वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसलिए दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आने पर पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड को वो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब करता है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच दैट फोर्स इज। सपोज कीजिए ये आपका एक सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड मान लेते हैं। एक चार्ज क्यू v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एट एन एंगल थीटा और मैग्नेटिक फील्ड आपने y एक्सिस के अलोंग लगा रखा है। तो एक्सपेरिमेंटली, ये जो बातें आपके सामने आ रही है एक्सपेरिमेंटली है। इट इज फाउंड कि इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ये कई बातों पे डिपेंड करता है बेटा। नंबर वन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नंबर टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एंड नंबर थ्री, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v sin थीटा। इस v के दो कंपोनेंट काम करेंगे, v cos थीटा एंड v sin थीटा। तो f इज प्रोपोर्शनल टू b, f इज प्रोपोर्शनल टू q, f इज प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। तो प्रोपोर्शनलिटी का आप इनको इकट्ठा कर लो तो b q v sin थीटा हो जाएगा। तो f इक्वल टू k इंटू b q v sin थीटा। के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 रहेगी। तो F कम्स आउट होगी V Q V sin थीटा। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। करिए नोट करें इसे। चलिए शुरू करते हैं। F इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। इस फॉर्मूले को देखो, इसका मतलब क्या है ये तो सबको क्लियर है ना। फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आपने एक सिचुएशन अभी इसमें मानी हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड आपने वाई एक्सिस के अलोंग माना है, चार्ज आपका एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है एंगल थीटा पर वेलोसिटी v के साथ। तो इस पर एक फोर्स लगने लगता है F इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। यहाँ से कई तरीक़ों से हमने क्वेश्चन को करना है। सबसे पहली चीज़, अगर आप ये देखो इस फॉर्मूले को देखो, F इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। बोले कैन वी राइट इट, F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी के बराबर होता है। तो यहाँ वी बी साइन थीटा, देखो क्यू तो स्केलर क्वांटिटी है, वो तो बाहर आ जाएगा, एंगल तो वेक्टर के बीच में होता है। तो वी बी साइन थीटा, तो आई कैन राइट इट वी क्रॉस बी। इज इट ओके, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। इसका मतलब समझ रहे हो बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। देखो आप हम सभी जानते हैं फोर्स वेक्टर है, वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन हमारे दिमाग में उठता है कि भाई कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा इसका। तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, मैग्नेटिक फोर्स। एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी पढ़ा था आपने, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फोर्स था, ये मैग्नेटिक फोर्स है।
तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ से V क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओगे बेटा आप लोग? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर V एंड B। बोले बात क्लियर हुई? इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द, जानते हो ना बेटा क्या अकेला बोले जा रहा हूं मैं? नहीं बात बन रही भी है तो F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी अगर है तो फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। ये तो पक्का है ना। कौन से प्लेन के परपेंडिकुलर होगी? जिस प्लेन में आपका वेक्टर V और वेक्टर B लाई कर रहा है। इसे नोट करिए सभी। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर V एंड B। अगर आप इस डायग्राम के हिसाब से सोचो, देखो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, कौन से प्लेन में आपके दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं? अगर आप यहाँ से सोचोगे तो XY प्लेन में। कौन से प्लेन में है ये? XY प्लेन में। अगर ये XY प्लेन के अंदर हैं तो डायरेक्शन कौन सा एक्सिस होना चाहिए? Z एक्सिस होना चाहिए। अब क्वेश्चन सिर्फ ये उठ रहा है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी तो वही तरीका अपनाओ आप लोग, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाला। पहले नंबर पे कौन है? V, दूसरे नंबर पे B, V से B की तरफ घूम जाओ। बोलो क्लॉकवाइज हुई कि एंटी क्लॉकवाइज हुई? एंटी क्लॉकवाइज। सो डायरेक्शन विल बी अलोंग पॉजिटिव Z एक्सिस। डायरेक्शन विल बी अलोंग पॉजिटिव Z एक्सिस। ये इसका आंसर होगा बेटा इस केस। पहले हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, फिर बाद में बातें करेंगे बहुत डिटेल में। बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। F इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, तो B कैन बी रिटन एज F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। बोले कैन आई राइट इट लाइक दिस? B इक्वल टू F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। अगर मैं आपको कहूँ इफ़ Q इक्वल टू 1 यूनिट, V इक्वल टू 1 यूनिट एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कैन आई से B इक्वल टू F? क्या मैं B इक्वल टू F को कह सकता हूँ? मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड न्यूमेरिकली फोर्स के बराबर है। कौन सा फोर्स? विच विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज व्हेन मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब एक यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल मूव कर रहा हो, उस वक्त वो जितनी फोर्स फील करेगा वही फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, वही फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होती है। लिखिए इसे आप। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। SI यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? टेस्ला। आप यहाँ से 1 टेस्ला की डेफिनेशन भी दे सकते हो। देखो B इक्वल टू F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। अगर अब मैं Q को 1 कूलम्ब मान लूँ यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड मान लूँ, थीटा 90 डिग्री हो जाए और फोर्स भी 1 न्यूटन लगे। फोर्स कितना लगे? 1 न्यूटन। सारे वैल्यूज अगर यहाँ 1 1 1 पुट करोगे तो B कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 1 इंटू साइन 91 बिकम इक्वल टू 1 टेस्ला। इज ओके? इसका मतलब समझ रहे हो ना? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर 1 कूलम्ब चार्ज 1 मीटर पर सेकंड से नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा हो और उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लग जाए, यानी कि जब कोई चार्ज 1 कूलम्ब वैल्यू का 1 मीटर पर सेकंड से नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है और उस पर उसे 1 न्यूटन फोर्स फील हो, इसका मतलब मैंने वहाँ पर 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। मीन द फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला कब? व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकंड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड experiences a force of 1 न्यूटन। राइट डाउन इट एवरीवन। ओके, देखो मान लो इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की बात आ जाए तो B इक्वल टू F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। क्यू वी साइन थीटा। फोर्स का डायमेंशन बोलो क्या होता है? M1 L1 T-2। चार्ज का A इंटू टी, वेलोसिटी L1 T-1। और एंगल तो बेटा डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। आप इनको इकट्ठा करो, देखो L1 से L1 गया, T से ये चाहता रहा, तो क्या बना डायमेंशन? M1
L0 t minus 2 a minus 1. This is the dimensional formula for magnetic field. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ जो थीटा एंगल है ये कौन सी दो क्वांटिटी के बीच में है भाई? v वेक्टर और b वेक्टर के बीच में, v वेक्टर और b वेक्टर के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अगर मैं पहला केस आपसे बात करूं, केस 1, अगर हमारा पार्टिकल रेस्ट पर है, आपका पार्टिकल अगर रेस्ट पर है, v की वैल्यू कितनी है? 0। व्हाट कैन यू से अबाउट द फोर्स? बोलो बेटा F कितना आएगा? अरे v 0 है, फॉर्मूले में v को 0 पुट कर दो, कितना आ गया? 0 आ गया। F कम्स आउट टू बी 0। यहाँ v को 0 पुट करो तो F 0 आ जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप? इसका सीधा मतलब है कि कोई पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट पर रखा हुआ है, रिमेंबर इट, आई एम टॉकिंग अबाउट द चार्ज पार्टिकल। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट पर रखा हुआ है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। प्लीज़ नोट इट। केस सेकेंड, अगर मैं आपको ये कहूँ, इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब समझ रहे हो ना बेटा? थीटा इक्वल टू 0 और 180 का मतलब समझ रहे हो ना? थीटा इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो चार्ज पार्टिकल है इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा 180 का मतलब है द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। इज इट ओके? यही मतलब हुआ ना बेटा? थीटा अगर 0 है, साइन 0 की वैल्यू बोलो कितनी होगी? 0, और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होगी। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। F इक्वल टू बी क्यू वी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही F इक्वल टू बी क्यू वी साइन 180, और साइन 180 भी 0 होता है। व्हाट इट मीन्स, एक बार इसे वर्ड में समझिए बेटा। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तो वो कोई फोर्स फील नहीं करता, एक मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाती। इज इट ओके? नोट कर लो इसे। अब यहाँ एक बात आपको समझनी है, मैंने चार्ज बोला है। फिलहाल मैं जो चार्ज वर्ड जब भी कभी यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि नेगेटिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाएंगे, कुछ देर के बाद इसका डिस्कशन भी आएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, अ प्रोटॉन इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बोले व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट? नो फोर्स। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, तो तब भी कोई फोर्स नहीं। आप ऐसा तो नहीं समझोगे ना एग्जाम में मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है, मैंने तो आपको प्रोटॉन के लिए बात कर दी, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर दी, अब एग्जामिनर ने कहा एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग। आपको सर आपने अल्फा पार्टिकल के बारे में तो कभी बताया ही नहीं, हमें पता ही नहीं इसके बारे में। अब ये चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, सबके साथ एक ही तरह के रिजल्ट काम करेंगे। इज इट ओके? नाउ द क्वेश्चन इज, अब ध्यान से सुनना बेटा, मेन चीज़ अब शुरू होगी। आपने अभी पढ़ा कि जब कोई पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। हम आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। आप मुझे बताइए व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन हेयर? क्या कोई एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर? इज देयर एनी एक्सेलरेशन? आंसर है नो। भाई फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? F इक्वल टू m में होता है, तो कोई एक्सेलरेशन यहाँ होगा? आंसर है नहीं होगा। क्या यहाँ पर स्पीड में कोई बदलाव आएगा? बोलोगे बेटा इज देयर एनी चेंज इन स्पीड? आंसर है नो, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है तो चेंज इन स्पीड नहीं होगा। क्या कोई यहाँ वेलोसिटी में चेंज आएगा? यस प्लीज, इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ नहीं है। अच्छा, मैं वर्ड चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी बोल रहा हूँ, खाली वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ। क्या पार्टिकल के पास वेलोसिटी है? क्योंकि मूव कर रहा है। वेलोसिटी तो है लेकिन उसमें चेंज नहीं है। स्पीड तो है लेकिन उसमें चेंज
नहीं है। व्हाट कैन यू से अबाउट चेंज इन मोमेंटम नाउ? चेंज इन मोमेंटम बोलिए होगा। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में ही चेंज नहीं है तो मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं होगा। कैन यू टेल मी अबाउट द वर्क डन? यस, इज देयर एनी वर्क डन? नहीं, फोर्स ही नहीं है तो वर्क कहाँ से आएगा? वर्क हमेशा किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से। वर्क डन में यानी कि यहाँ कोई वर्क भी नहीं होगा, तो क्या कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा? इज देयर एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? आंसर है नो। काइनेटिक एनर्जी में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन एंड द नॉट द लीस्ट, इज देयर एनी चेंज इन पाथ? जब एक पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है तो क्या उसके पाथ में कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा, फोर्स ही नहीं लग रहा। तो नो चेंज इन ट्रेजेक्ट्री, नो चेंज इन ट्रेजेक्ट्री, नो चेंज इन पाथ। वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। आपको होगा सर ये सारी बातें लिखने की ज़रूरत क्या है? ये तो हम सबको पता ही ना था। जब फोर्स है नहीं तो ऐसा कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी है आपको जानना, क्योंकि हमें इन्हें बहुत सारी चीज़ों के साथ कंपेयर करना है। करो बेटा इसे। केस थर्ड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री। इसका मतलब क्लियर हो गया ना? पहले तो मुझे मतलब बताइए, मीनिंग क्लियर हो रहा है ना? कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करने लगे, द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट? पहले तो आप फोर्स बताइए बेटा, कितना फोर्स लगेगा इस पर? बी क्यू वी, साइन 90 तो होता है 1, और ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो उस पर एक मैक्सिमम फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? मैक्सिमम। नाउ कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स हियर? ये तो आप बता ही सकते हो ना। आप क्या बोलो, क्या डायरेक्शन होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। अगर आपका ये पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो फोर्स कौन से एक्सिस के लोंग लग रहा होगा? जेड एक्सिस के। वाई जेड के लोंग मूव कर रहा है तो एक्स एक्सिस के। इस तरीके से फोर्स लगने वाला है। यानी कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो एक तरीके से नॉर्मल फोर्स काम कर रहा होगा। बोलिए, इतनी बात सबको क्लियर हो गई? अब यहाँ नए क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे बेटा। क्वेश्चन सुनिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन बोलिए, क्या यहाँ एक्सेलरेशन होगा भाई? एक्सेलरेशन होगा। यस, सर्टेनली देयर इज अ एक्सेलरेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार मुझे सुन लीजिए आप लोग ध्यान से। पहले ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस करने हैं। एक्सेलरेशन होगा। इज देयर एनी चेंज इन स्पीड? यस, नोट मत कीजिएगा। इज देयर एनी चेंज इन स्पीड? यस। इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी? यस। इज देयर एनी चेंज इन मोमेंटम? बोलो यस। इज देयर एनी वर्क? यस सर। इज देयर एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? यस सर। हर चीज़ यस होने वाली है अब। इज इट ओके? इज देयर एनी चेंज इन पाथ? यस। इज देयर एनी चेंज इन पाथ? कह दो नो। एक चीज़ तो नो कर लो। हाँ यस बोले बेटा। यस और नो दोनों के बीच में रख लेते हैं इसको। हाँ बोलो बेटा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, बोलो वर्क डन 0 होगा। क्यों? क्यों? अरे नहीं भाई नहीं। वर्क डन एफ डी एस कोस थीटा होता है, नो डाउट। ये थीटा नहीं होता यहाँ पर। ये थीटा तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है, और यहाँ जो थीटा है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का है। तो ये थीटा तो यहाँ काम नहीं कर रहा भाई, ये तो पक्का है। बोलिए अब वर्क डन होगा कि नहीं होगा? से यस और नो। अच्छा दोबारा से बात करते हैं। आपने मैक्सिमम फोर्स लगाया, आपने बोला सर एक्सेलरेशन भी होगा, आपने कहा सर एक्सेलरेशन है तो स्पीड भी बदलेगी, आपने कहा वेलोसिटी बदलेगी, मोमेंटम बदलेगा, हर चीज़ तो होगी यहाँ पर। ये गलत है।
यही वो चीज़ है जो आपको अब इसमें समझनी है। इसे ध्यान से देखना बेटा। नो डाउट फोर्स लग रहा है, नो डाउट एक्सेलरेशन हो रहा है, बट अब क्वेश्चन ये है क्या यहाँ स्पीड बदलेगी, क्या यहाँ वेलोसिटी बदलेगी? तो आंसर है यहाँ वेलोसिटी तो बदलेगी लेकिन स्पीड में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो आपको होगा सर कैसे? पहले मुझे बताओ, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस तो सबको पता है ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अब जरा इधर आइए भाई, आपको याद होगा 11th क्लास में जब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं फोर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक टेंजेंशियल और दूसरा नॉर्मल, सेंट्रीपिटल जिसे आप बोल लो। 2 तरह के फोर्स होते हैं। तो जो टेंजेंशियल फोर्स होता है वो क्या करता है, याद है कि नहीं है? ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। फोर्स 2 तरह के होते हैं, एक टेंजेंशियल और दूसरा नॉर्मल। जो टेंजेंशियल फोर्स होता है वो पार्टिकल की स्पीड को चेंज करता है, वैल्यू को बदलता है। लेकिन नॉर्मल फोर्स क्या करता है? वो सिर्फ डायरेक्शन को बदलता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या काम करता है ये तो पता होगा ना सबको, इट चेंज द डायरेक्शन। टेंजेंशियल फोर्स डायरेक्शन नहीं बदल सकता और सेंट्रीपिटल फोर्स वैल्यू नहीं बदल सकता। टेंजेंशियल फोर्स की डायरेक्शन टेंजेंट टू द मोशन होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन नॉर्मल टू द मोशन होती है। यहाँ कौन सा फोर्स काम कर रहा है? नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स काम कर रहा है? नॉर्मल। यानी कि एक तरीके से मोटे तौर पर समझो तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है तो ये फोर्स क्या बदलेगा, वैल्यू या डायरेक्शन? वैल्यू। वैल्यू बोलो ठीक है गलत है? गलत है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बदलता है? केवल डायरेक्शन बदलता है, वैल्यू नहीं बदलता। इसलिए यहाँ स्पीड में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई टेंजेंशियल फोर्स काम नहीं कर रहा है। कौन सा फोर्स काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। अब जब सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है तो वो डायरेक्शन बदलेगा और डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी में क्या आएगा? चेंज आएगा। अब बताइए मोमेंटम। मोमेंटम होता है बेटा m इंटू वी। पहले तो मुझे बताओ मोमेंटम में जो ये v है ये वेलोसिटी है या स्पीड है? इट इज़ वेलोसिटी। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और जब v वेक्टर यानी कि वेलोसिटी बदल रहा है तो मोमेंटम भी बदलेगा। ये बिल्कुल ठीक है। क्या वर्क डन होगा? फोर्स होगा तो वर्क डन तो होगा, 100% होगा, पर यहाँ नहीं होगा। कौन सा फोर्स काम कर रहा है यहाँ पर? सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम योर 11th क्लास, आपको एक लाइन लिखवाते थे हम, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। ठीक है, आपका आंसर ठीक था, यहाँ वर्क डन नहीं होगा क्योंकि थीटा 0 है। लेकिन आपने थीटा इसे माना था, लेकिन यहाँ थीटा जो है वो एफ और डी एस के बीच का है। अब ये पार्टिकल जब यहाँ घूम रहा है तो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मल है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन टेंजेंट है। तो यहाँ एफ और डी एस के बीच में भी एंगल 90 डिग्री ही काम कर रहा है। रिमेंबर इट, ये थीटा वी और बी के बीच का है, लेकिन वहाँ थीटा आपने किसके बीच में लेना है? एफ और डी एस के बीच में लेना है। तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0, क्योंकि यहाँ एफ डी एस के नॉर्मल है, इसलिए यहाँ कोई वर्क डन नहीं होगा, 0 वर्क डन होगा, क्योंकि एफ जो है वो परपेंडिकुलर टू डी एस है। अब वर्क डन नहीं होगा तो एनर्जी में बदलाव आएगा क्या? बोलो, एनर्जी में चेंज आएगा क्या? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। बोले वी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? वी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? व्हाट इज वी हेयर काइनेटिक एनर्जी में? इज इट वेलोसिटी? इज इट स्पीड? नो, इट इज स्पीड। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, वहाँ वी क्या है? स्पीड है, और स्पीड चेंज नहीं हो रही, वैल्यू नहीं बदल रही। और बेटा मोटे तौर पे समझो, एनर्जी कब चेंज होती है? जब सिस्टम पे वर्क होता है, और यहाँ सिस्टम में वर्क ही नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इज देयर एनी चेंज इन पाथ? यस बोलिए, इज देयर एनी चेंज इन पाथ? अरे कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? अब नॉर्मल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है?
पार्टिकल को स्टेट से सर्कल में ला देता है, पार्टिकल को क्या करता है, स्टेट से सर्कुलर पाथ में ले आता है। तो यस, देयर इज ए चेंज इन पाथ एंड द पार्टिकल विल मूव फ्रॉम स्ट्रेट टू सर्कुलर। तो पाथ कैसा होगा, वो अब सर्कुलर में चला जाएगा, स्ट्रेट टू सर्कुलर। यस, एनी क्वेश्चन? केस 4, इफ थीटा इक्वल टू थीटा, इफ थीटा इक्वल टू थीटा, यानी कि इस वक्त थीटा ना तो 0 डिग्री है और ना ही 180 है और ना ही 90 डिग्री है, इनके अलावा कोई भी सिचुएशन आ जाए, मतलब आपका पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किसी सर्टेन एंगल पर एंटर कर रहा है। अब क्या होगा, जा देखो भाई, अब थोड़ा सा ना इसे ध्यान से समझना। ये मैंने डायग्राम आपके लिए क्रिएट किया हुआ है, वेलोसिटी v ऐसे जा रही है पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर। तो क्या मैं इस v के 2 कंपोनेंट रिजोल्व कर लूँ, तो इधर कितना कंपोनेंट आएगा v cos थीटा और इधर कितना कंपोनेंट आएगा v sin थीटा। इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट आपने रिजोल्व कर लिए। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, क्या आप सब ये जानते हो कि v cos थीटा एंड v sin थीटा दोनों इकट्ठे होकर वही इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो v प्रोड्यूस करेगा? इतना तो आप सबको क्लियर है ना। तो आप एक काम करो, अब यहाँ पर आप ये सोचो, मेरे पास ना यहाँ एक नहीं 2 पार्टिकल मूव कर रहे हैं। एक मूव कर रहा है v cos थीटा वेलोसिटी से, इसका नाम दे लेता हूँ मैं v1, और दूसरा पार्टिकल मूव कर रहा है v sin थीटा वेलोसिटी से, इसका नाम ले देता हूँ मैं v2। आप ये सोचो, यहाँ एक नहीं कितने पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल हैं। एक v1 वेलोसिटी से दौड़ रहा है और दूसरा v2 वेलोसिटी से दौड़ रहा है। अब जरा सोचिए, ये पार्टिकल जो v1 वेलोसिटी से दौड़ रहा है, इसके साथ क्या होने वाला है, पहले इसके बारे में सोचिए आप। अगर मैं आपको कहूँ कि ये पार्टिकल जो v1 वेलोसिटी से दौड़ रहा है, इस v1 की डायरेक्शन कौन सी है, जो b वाली है। अब v को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, v के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब मैं v1 और v2 के बारे में पता लगा लूँगा। जब मुझे v1 और v2 के बारे में पता लग जाएगा, उसके बाद मैं उन दोनों के इफेक्ट को कंबाइन कर दूंगा तो वो v का इफेक्ट आ जाएगा। चलिए पहले v1 के बारे में सोचो बेटा। आप v1 के बारे में आप सोच रहे हो, v1 की डायरेक्शन वही है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। एम आई राइट और रॉन्ग? सभी को क्लियर है ना भाई? अगर v1 की डायरेक्शन वही है जो b की डायरेक्शन है, तो इसका मतलब थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 हुआ तो ये सारे के सारे इफेक्ट आपके v1 पार्टिकल पर आएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि v1 वेलोसिटी की वजह से वहाँ कोई भी किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आने वाला है, कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। इज इट ओके? यानी कि v cos थीटा जो कंपोनेंट काम कर रहा है, इस पर, इसकी वजह से इस पार्टिकल पर ना तो कोई फोर्स लगेगा, ना ही कोई एक्सेलरेशन होगा, ना ही स्पीड में बदलाव आएगा, ना वेलोसिटी और मोमेंटम में बदलाव आएगा, वर्क डन भी नहीं होगा और पाथ भी वैसा का वैसा रहेगा, वो सीधा चलता रहेगा। लेकिन व्हाट अबाउट v2 नाउ? v2 के साथ क्या होगा? अब देखो v2 की डायरेक्शन अगर आप देखो तो b के साथ कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। इसका मतलब जो वेलोसिटी कंपोनेंट v2 है, इस पर ये सारे इफेक्ट अपना रोल प्ले करेंगे, थीटा इक्वल टू 90 वाले। यानी अब क्या होगा, इस v2 की वजह से उस पर एक फोर्स भी लगेगी। कितनी लगेगी वो? BQV2। अब v बदल के क्या हो गया, v2। BQV2 उस पर फोर्स भी लगेगी और उस फोर्स की डायरेक्शन नॉर्मल होगी। ये सारी चीज़ें वहाँ पर काम करेंगी बिल्कुल सेम एज इट इज। ये v2 की वजह से होगा। अब देखो 2 चीज़ें आपके सामने आ गई। ये वाला हिस्सा तो v1 का हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया v2 का। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो मुझे ये वाले रिजल्ट मिल जाएंगे। अब जरा बोलना शुरू करते हैं बेटा। बताओ, इज देयर एनी एक्सेलरेशन? सर्टेनली यस होगा। उससे पहले अगर मैं बात करूं, इज देयर एनी फोर्स? फोर्स होगी कि नहीं होगी? इसमें फोर्स है क्या? नहीं है। इसमें फोर्स है क्या? यस। दोनों को जोड़ दो तो F इक्वल टू BQV2। V2 क्योंकि V2 वेलोसिटी वो फैक्टर है जो मुझे फोर्स दे रहा है। V1 की वजह से फोर्स नहीं मिल रहा आपको, किसकी वजह से मिल रहा है?
v2, और v2 की वैल्यू कितनी है v साइन थीटा, यानी कि एफ क्यू वी, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, बी क्यू वी, एफ क्यू वी नहीं बेटा, बी क्यू वी साइन थीटा, इतना फोर्स होगा यहाँ पर। ये तो हमें पता भी है, एफ इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट बताओ पहले, तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए, तभी मैं आगे बात करूँगा भाई। फोर्स होगा, सर्टेनली होगा, एफ इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। एक्सेलेरेशन होगा, सर्टेनली होगा। अब मुझे फोर्स की डायरेक्शन बताओ, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी भाई, नॉर्मल होगी, वही परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वी क्रॉस बी। ये तो ट्रूथ है, इसको तो मैं आप कोई भी नहीं बदल सकता, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अब आगे बताइए, इज देयर एनी चेंज इन स्पीड, क्या इसमें स्पीड बदल रही है? नहीं। इसमें स्पीड बदल रही है? नहीं। जब यहाँ भी नहीं बदल रही, यहाँ भी नहीं बदल रही, तो वहाँ कैसे बदल जाएगी? वहाँ भी तो 2 ही कंपोनेंट काम कर रहे हैं ना। तो चेंज इन स्पीड यहाँ पर नहीं होगा, 0। इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी? यस होगा। इसमें नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी होगा। सर्टेनली देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी। इज देयर एनी चेंज इन मोमेंटम? यस, चेंज इन मोमेंटम होगा। इज देयर एनी वर्क डन? नो। जब यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो उसमें भी नहीं आएगा। इज इट ओके? तो वर्क डन यहाँ भी 0 होगा भाई। इज देयर एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? नो। इज देयर एनी चेंज इन पाथ? इज देयर एनी चेंज इन पाथ? इसमें कोई पाथ में बदलाव आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसमें कोई बदलाव आ रहा है? ये सारा है सर्कुलर। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ध्यान से सुनना, पाथ में तो चेंज आएगा। यस देयर इज ए चेंज इन पाथ, लेकिन वो पाथ क्या होगा? क्या इस बार सर्कुलर पाथ होगा? ध्यान से समझना बेटा डिफरेंस इस केस में, यानी कि 90 वाले केस में और जनरल थीटा वाले केस में क्या फ़र्क है। जिस वक्त पार्टिकल थीटा इक्वल टू 90 पर मूव कर रहा था इस केस में, तो उस वक्त इसके पास केवल 90 वाली ही सिचुएशन थी। लेकिन जब पार्टिकल इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस केस में उसके बाद 90 के साथ साथ ये वाली वेलोसिटी भी काम कर रही है। जिस वक्त थीटा 90 था, पार्टिकल अपनी पोजीशन पर ही सर्कल में घूम रहा था। इस बार भी ये अपनी पोजीशन पर सर्कल में घूमेगा, लेकिन कौन सी वेलोसिटी की वजह से? v2 वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि v2 वेलोसिटी है ना बेटा, वो वेलोसिटी जो नॉर्मल काम कर रही है। सर्कल में इस बार भी घूमेगा, लेकिन इस बार उसे सर्कल में घुमाने वाली वेलोसिटी कौन सी होगी? v2। और यहाँ कौन सी वेलोसिटी थी जो उसे सर्कल में घुमा रही थी? v। फ़र्क देख लो बेटा, दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है ना। तो v2 वेलोसिटी तो इसे सर्कल में घुमा देगी, लेकिन ये वाली वेलोसिटी भी तो यहाँ काम कर रही है। ठीक है, वो पाथ में बदलाव नहीं लाएगी, लेकिन पार्टिकल को आगे ले जाएगी, तो गई आगे तो लेकर जाएगी, नहीं लेकर जाएगी बेटा। जब ये पार्टिकल इस वेलोसिटी v से मूव कर रहा था, उस वक्त आगे की डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, इसलिए वो पार्टिकल वहीं की वहीं सर्कल पर घूमता रहा। लेकिन अब यहाँ क्या होगा? ये वाली वेलोसिटी उसे सर्कल में घुमाएगी, तो ये वाली वेलोसिटी उसे आगे ले जाने का काम भी करेगी। इट मीन वो पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, किसकी वजह से? बोलो किसकी वजह से? v2 की वजह से। लेकिन घूमते घूमते आगे भी जाएगा, किसकी वजह से? v1 की वजह से। तो उसका पाथ हेलिकल हो जाएगा। सर्कल में घूमेगा, लेकिन v1 वेलोसिटी उसे आगे भी ले जाएगी। अगर ये वाला केस होता 90, तो यहीं घूमता रहता है ऐसे, इट ओके। लेकिन ये वाला केस है, घुमा, लेकिन v1 वेलोसिटी उसे आगे भी ले जा रही है। तो अब उसका पाथ सर्कुलर ना होके कैसा हो जाएगा? हेलिकल हो जाएगा। तो इट विल चेंज इनटू हेलिकल पाथ। तो अब मुझे एक बात बोल दो, मैं कंक्लूड कर देता हूँ बेटा। इसे सर्कल में कौन घुमाएगा? v साइन थीटा यानी कि v2, और इसे आगे कौन लेकर जाएगा? v cos थीटा यानी कि v1। बोले सारी बातें क्लियर हुई? अब आप इन तीनों केसेस को एक बार थोड़ा और गौर से देखो, तो आपको एक बात इन सब में क्लियर होगी। वो बात ये है कि पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी एंगल पे एंटर करे, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड आए, एंटी पैरेलल आए, या कोई भी एंगल पर आए,
पार्टिकल की स्पीड में कभी कोई बदलाव नहीं आता। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो पार्टिकल की स्पीड को कभी चेंज नहीं करती, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल की स्पीड में बदलाव लाती है। इज इट ओके? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल की स्पीड में बदलाव लाती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कभी भी पार्टिकल की स्पीड में बदलाव नहीं लाती। कंक्लूड करूं तो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है तो सीधा निकल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल एंटर करेगा तो सर्कल में घूमेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पर अगर एंटर करेगा तो वो हेलिकल पाथ में चलना शुरू कर देगा। फोर्स हर बार उसे नॉर्मल फोर्स ही मिलने वाली है। अब बेटा देखो, नए क्वेश्चंस यहाँ से तैयार हो जाते हैं। बात रही एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे तो इतना सब कुछ एक साथ डिटेल में पूछा जाएगा मुझे नहीं लगता है। हाँ, ये पक्का है कि कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब पार्टिकल नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो वो सर्कल में घूमता है भाई। अब सर्कल में घूमता है तो अब नए क्वेश्चंस आपके सामने तैयार हो जाएंगे। नए क्वेश्चंस क्या हैं कि सर वो सर्कल में घूम रहा है तो उसका रेडियस कितना होगा सर्कल का, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उस वक्त जब वो घूम रहा है तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी। ऐसे नए क्वेश्चंस हमारे पास तैयार हो जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से कोशिश करें, जब वो पार्टिकल नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, तो उस सर्कल का रेडियस कितना होगा। थोड़ा सा कोई कोशिश कर सकता है आप में से कोई मुझे बता सकता है कि मुझे इसे कैसे करना चाहिए। यस एनीवन प्लीज़ थिंक अबाउट इट, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। तो अब हमारे पास क्वेश्चन बना कि ये पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका रेडियस कितना होगा। तो बहुत सिंपल थियरी आपने लगा देनी है यहाँ पर, बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। तो आपने लगाया कि mv²/r किसके बराबर हो गया, bq_v के बराबर हो गया, bq_v। भाई थीटा तो 90 है ना, थीटा तो 90 है। इट ओके? मैं ये वाला केस कर रहा हूँ बेटा, अभी आपसे ये वाला केस डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। बोले बात क्लियर हुई? ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। यहाँ से r निकाल लो, एक v से एक v कैंसिल हुआ तो r किसके बराबर हो गया बोलो, mv/bq। ये रेडियस हो गया बेटा इस सर्कल का। कितना टाइम लगेगा उसे चक्कर को पूरा करने में, ये सर्कल है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम किसके बराबर हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। टाइम पीरियड निकालना है, बोलो टाइम पीरियड निकालना है। एक चक्कर को पूरा करने में कितना डिस्टेंस कवर होगा बोलो, 2πr सर्कमफ्रेंस के बराबर। सो t इक्वल टू 2πr। कितनी वेलोसिटी से दौड़ रहा है ये, v वेलोसिटी से। r की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2π/v इंटू mv/bq। v से v हुआ कैंसिल, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2πm/bq। बोलिए ये बात क्लियर हुई? और फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड होता है bq/2πm। ये फ्रीक्वेंसी आ गया। नहीं समझ में आया बेटा? ये सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में। सर्कल में तो स्पीड 0 से निकालते हैं एनर्जी। बोलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 12mv²। काइनेटिक एनर्जी 12mv²। आप यहाँ से v की वैल्यू निकाल कर इधर पुट कर दो, तो v की वैल्यू देखो कितनी आएगी, bqr/m। 12m इंटू b² q² r²/m²। क्योंकि ये v² है तो यहाँ भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना आपको। एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो ये फॉर्मूला आ गया 12b² q² r²/m। ये आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया ड्यूरिंग दैट सिचुएशन। अब देखो, अब हमारा नया क्वेश्चन, अगर वो थीटा इक्वल टू थीटा पे एंटर करता है, इस बार भी तो वो सर्कल में तो घूमेगा ही ना बेटा, भले ही वो हेलिकल पाथ को फॉलो करता हुआ आगे पीछे जा रहा है, बट सर्कल में तो इस बार भी घूमेगा। और इस हेलिकल पाथ का भी अपना कोई रेडियस तो होगा ना, कोई ना कोई रेडियस तो होगा ना। तो क्वेश्चन इज
इस हेलिकल पाथ में जो सर्कुलर पोर्शन है उसका रेडियस कितना होगा। अब मुझे आप लोग बताओ बेटा, बिल्कुल वही चीज़ जैसे थीटा इक्वल टू 90 में थी, इसको सर्कल में घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा था वो BQV काम कर रहा था। इस बार इसे सर्कल में घुमाने के लिए कौन सी वेलोसिटी काम कर रही है, V sin थीटा। इस बार कौन सी वेलोसिटी काम कर रही है, V sin थीटा। इसका मतलब यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो V वेलोसिटी से नहीं मिल रही मुझे, कितनी वेलोसिटी से मिल रही है, V2 यानी कि V sin थीटा वेलोसिटी से मिल रही है। तो mv²/r इक्वल टू BQV, इसमें V को किससे बदल देना आपने, V2 से बदल देना है, क्योंकि सर्कल में घुमाने का काम V2 वेलोसिटी ने करना है ना बेटा। जब 90 डिग्री पर था तो उस वक्त सर्कल में घुमाने का काम V वेलोसिटी ने किया था, लेकिन इस बार सर्कल में घुमाने का काम कौन सी वेलोसिटी ने करना है, V2 वेलोसिटी ने। तो mv²/r इक्वल टू BQV2, तो कटने के बाद यहाँ V2 आ गया, और V2 की वैल्यू V की टर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, V sin थीटा। तो mv sin थीटा बाई BQ, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, दैट्स ऑल। जुटोगे। अब इसे सर्कल में कौन घुमा रहा है, पूरी वेलोसिटी V नहीं घुमा रही, बल्कि V का एक कंपोनेंट यानी कि जिसे हम V sin थीटा कहते हो, ये इसे सर्कल में घुमा रहा है। तो इन फॉर्मूलों के अंदर जहाँ जहाँ भी V आ रहा है उसे V sin थीटा से बदल दो। तो रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ क्या होगा, mv sin थीटा बाई BQ। रही बात टाइम पीरियड की, तो इसमें देखो कहीं V आ ही नहीं रहा, तो चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि यहाँ करोगे तो यहाँ V2 है, उसकी वैल्यू पुट करते ही कैंसिल हो जाएगा वो। ऐसे यहाँ भी जब V को चेंज करके V2 में बदलोगे तो यहाँ भी देखो इस फाइनल फॉर्मूले में V आ ही नहीं रहा है। ठीक ओके। तो आपने क्या करना है, सिर्फ कि जब आप हेलिकल पाथ में मूव करने लगो तो V चेंजेस टू V sin थीटा। यह जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब में जहाँ जहाँ भी V आता हो उसे V sin थीटा से रिप्लेस कर दो। है मैं क्लियर। तो रेडियस आ जाएगा, टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम। वन मोर टर्मिनोलॉजी इज देयर, दैट इज कॉल्ड पिच। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पिच। पिच का मतलब क्या है, इसे समझिए आप। देखिए, इस वक्त जब पार्टिकल अपने हेलिकल पाथ में मूव कर रहा है तो वो सर्कल में घूमते हुए आगे भी जा रहा है। सर्कल में घूमा, आगे गया। जिस वक्त वो सर्कल में घूमते घूमते आगे जा रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो पिच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन वन कंप्लीट रोटेशन। जब आपका पार्टिकल एक पूरा चक्कर करेगा, इस दौरान वो कितना आगे चला जाएगा, ये पिच कहलाती है। यानी कि मान लो वो यहाँ से चला और एक चक्कर पूरा होकर वो इतना आगे चला गया जब तक वो एक सर्कल पूरा करता। इज इट राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पिच कहलाएगी। बोलिए, बात क्लियर हुई। आपको डिस्टेंस निकालना है भाई। अब मुझे बताइए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। मुझे डिस्टेंस निकालना है, इसे आगे कौन ले जा रहा है, v cos थीटा। यानी कि इसे आगे ले जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है, v cos थीटा। और एक चक्कर को पूरा होने में टाइम कितना लग रहा है, 2πm/BQ। तो डिस्टेंस निकल आएगा। तो पिच किसके बराबर हो गया, v cos थीटा इंटू कैपिटल T, यानी कि v cos थीटा इंटू 2πm/BQ। दिस इज द पिच। बोले, बात क्लियर हुई। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन। रिमेंबर इट, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके। इस फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए जब एक पार्टिकल नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, रिमेंबर इट बेटा, जब थीटा 90 डिग्री होता है, आल्दो आप सबको पता है कि फोर्स की डायरेक्शन वट एवर भी द एंगल इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि राइट हैंड थंब रूल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर। लेकिन अगर पार्टिकल नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो उस केस में इस फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए हमारे पास एक रूल है बेटा,
दैट रूल इज नेम्ड एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आप इस रूल को एक बार समझ लो, फिर मैं आपको लिखवा भी देता हूँ। व्हाट दिस रूल इज सेइंग, ये रूल ये कहता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड की इन 3 उंगलियों को एक दूसरे के नॉर्मल स्ट्रेच कर लो। देखो बेटा 3 उंगलियां आपकी, सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब। इज इट ओके? एक दूसरे को क्या करना है आपने? स्ट्रेच करना है, नॉर्मल स्ट्रेच करना है। सीख कर जाना बेटा आज इसको, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स आपके सामने आएंगे उनमें अगले कई लेक्चर्स में यही चीज़ चलने वाली है। बार बार आपको अपनी उंगलियों को मोड़ना और तोड़ना है। इज इट ओके? लेफ्ट हैंड यूज करना है सबसे पहले। इन 3 उंगलियों को एक दूसरे के नॉर्मल स्ट्रेच करना है, ये भी ध्यान रखना आपने। सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब। अगर आपका सेंट्रल फिंगर सी चार्ज की मोशन की डायरेक्शन में हो, रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रल फिंगर किधर होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। फोर फिंगर is in the direction of magnetic field, then thumb will points the direction of force. सेंट्रल फिंगर अगर चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में हो, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, तो थंब विल पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। याद करने का तरीका है CMF रूल, चाइल्ड, मदर, फादर, चीफ मिनिस्टर, फंड, जैसे चाहो वैसे याद रखो आप। C स्टैंड फॉर चार्ज, M स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड, F स्टैंड फॉर फोर्स। इज इट ओके? सेंट्रल फिंगर किस डायरेक्शन में होना चाहिए? चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जरा देखो इस डायग्राम के हिसाब से, ये आपका फोर फिंगर है, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है ऐसे नॉर्मल बाहर की तरफ, क्योंकि नॉर्मल लूँगा तो ऐसे ही होगा ना भाई। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ गया, तो थंब देखो किधर इशारा कर रहा है? ऊपर की तरफ। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ऐसा ही आप लोगों ने पहले भी बताया, V से B की तरफ रोटेट करो, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखो बेटा, मैंने ये डायग्राम बनाया आपके लिए, ये हो गया, ये आपका सेंट्रल फिंगर हो गया, सेंट्रल, ये हो गया फोर फिंगर, और ये हो गया थंब। तो ये चार्ज की डायरेक्शन में हो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये मुझे क्या बताएगा? फोर्स बताएगा। कौन सा रूल? कौन सा लेफ्ट हैंड, कौन सा हैंड? लेफ्ट हैंड। Am I clear? करिए नोट इसे।